हेलो बच्चों, आज हम लोग आए हुए हैं यहाँ पर नया टॉपिक लेकर के आ रहे हैं। जैसे कि एग्ज़ाम आपको पता है कि 13 सितंबर से हम लोगों का पेपर है और हम लोगों को नए नए टॉपिक्स को पढ़ना होगा, तैयार करना होगा। तो आज हम लोग नया टॉपिक और बहुत बेहतरीन है, जिसे केमिकल बॉन्डिंग कहते हैं। ये 100% एक क्वेश्चन को आपको देगा ही देगा और आपको पक्का करेगा। तो हम लोग चलते हैं, 2 से 3 सवालों को मजबूत करते हैं। सबसे पहला टॉपिक जो हमारा होगा वो होगा आयनिक बॉन्ड, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड या फिर पोलर बॉन्ड, जिसको हम आपको इसमें मेनली एक्सप्लेन करेंगे लैटिस एनर्जी को। और दूसरी चीज़ होगी सॉल्युबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड। इन दोनों चीज़ों से, लैटिस एनर्जी और सॉल्युबिलिटी से, एक क्वेश्चन ज़रूर आता है। तो हम लोग क्यों ना इनको फटाफट अच्छे तरीके से सीखें, जिससे डे बाय डे हम लोग रोज़ एक टॉपिक को क्लियर करते रहेंगे और हमारे क्वेश्चंस बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं आयनिक बॉन्ड, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड और पोलर बॉन्ड। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन बनता है कि आयनिक बॉन्ड को हम लोग कैसे तैयार करें, कि कैसे पढ़ें। तो कहते हैं कि ये बॉन्ड होता क्या है। कहते हैं दिस इज़ सिंपल कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर देखो हम लोग समझेंगे कि जहाँ पर कंप्लीट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र का होता है, कहाँ से कहाँ के बीच में। देखो सबसे पहले कहता है हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम, यानी कि मेटल से जब नॉन मेटल की तरफ, हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम की तरफ, नॉन मेटल की तरफ क्या करता है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है। देखो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन इसके पास गया, आपको पता है कि जहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलता है उसके ऊपर कैसा चार्ज आता है, पॉजिटिव, और जिसके पास इलेक्ट्रॉन जाता है उसके पास कैसा चार्ज आता है, निगेटिव। तो अब सबसे अच्छी चीज़ क्या है बेटा, हमने फिजिक्स में पढ़ा होगा कि जब 2 अपोजिट चार्ज होते हैं तो उनके बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स लगता है, उसको हम लोग नाम देते थे कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो ये इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा, जिसके कारण ये दोनों आपस में बंधे और बन करके एक नया बॉन्ड बनाया, और इस बॉन्ड को हमने नाम क्या दे दिया बेटा, आयनिक बॉन्ड। यही आयनिक बॉन्ड पोलर बॉन्ड भी कहलाता है। फिर कहा जाता है कि दिस इज़ नॉट अ ट्रू बॉन्ड। अब बात आती है क्यों ट्रू बॉन्ड नहीं होता, क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड में आपने देखा है कि कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी कैसा बनता है, बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। लेकिन यहाँ पर क्या है, एक ने इलेक्ट्रॉन निकाला, दूसरे ने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, और दोनों के बीच में एक अट्रैक्शन लगा। तो जब अट्रैक्शन के द्वारा है तो हमने इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दे दिया। इसको हमने क्या कहा, इट इज़ नॉट अ ट्रू बॉन्ड। क्या इतनी बात सबको क्लियर हुई? आगे चलते हैं। इस पे क्वेश्चन बहुत अच्छा बनता है कि द फेवरेबल कंडीशंस ऑफ द आयनिक बॉन्ड। तो अब जरा हम लोग फेवरेबल कंडीशंस पे चलते हैं और फेवरेबल कंडीशन को पकड़ते हैं। देखो पहली कंडीशन क्या, हमने कहा ये किसके बीच में बनता है बेटा, मेटल और नॉन मेटल के बीच में। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी आती है मेटल की, कहते हैं मेटल हैविंग लो आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, द मिनिमम एनर्जी, हम लोग वह कम से कम ऊर्जा जो किसी भी मेटल से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ज़रूरी होती है, उसको किस में कन्वर्ट करना होता है, आइसोलेटेड गैसियस एटम से आइसोलेटेड गैसियस कैटायन। और कहते हैं कि वो एनर्जी क्या होनी चाहिए, लो। हमने खर्च करनी है एनर्जी, तो एनर्जी हमारी कैसी है, लो। लेकिन यहाँ पर जब नॉन मेटल के पास चलते हैं तो कहते हैं नॉन मेटल की जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की प्रॉपर्टी होगी वो क्या होगी, बहुत हाई होगी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होनी चाहिए, बहुत हाई। तीसरी चीज़ चलते हैं कि उनकी लैटिस एनर्जी बेटा क्या होनी चाहिए, बहुत हाई। और फिर चौथी चीज़ में चलते हैं, कहते हैं इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस उनका क्या होना चाहिए, बहुत हाई, और इट मस्ट बी ग्रेटर देन 1.8। अब एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम लोग यहाँ पर NaCl को ले लें, हम लोग पूछें कि NaCl आयनिक कंपाउंड है कि कोवेलेंट कंपाउंड, तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी को जब हम लोग चलते हैं तो देखते हैं ये 0.9, ये 3.5, और अगर हम डिफरेंसेस देखें तो डिफरेंसेस मस्ट बी ग्रेटर देन 1.8 से ज़्यादा आ रहा है। तो अगर ऐसी प्रॉपर्टी है तो ये 100% हम लोगों को एक नंबर का क्वेश्चन दिखाई देगा कि द फेवरेबल कंडीशन या फिर जो आइडियल कंडीशन होती हैं आयनिक बॉन्ड की कौन कौन सी होती हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी कौन सी होगी, आयोनाइजेशन एनर्जी कैसी होनी चाहिए, लो। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कैसी होनी चाहिए, हाई। और लैटिस एनर्जी कैसी होनी चाहिए, हाई। अक्सर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं उनमें ऐसे ही लिखा होगा, आयोनाइजेशन एनर्जी शुड बी हाई, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी शुड बी लो, लैटिस एनर्जी शुड बी लो, विच वन इज़ द करेक्ट। तो कोई भी करेक्ट नहीं होगा। क्यों, आयोनाइजेशन एनर्जी हमारी क्या होनी चाहिए, लो। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होनी चाहिए, हाई। लैटिस एनर्जी क्या होनी चाहिए, हाई। और चौथी चीज़ हम लोग देख रहे हैं कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस क्या होना चाहिए, 1.8 से ज़्यादा।
तो ये हमारा आयनिक कंपाउंड, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, पोलर बॉन्ड बनने की 4 प्रॉपर्टी हो गई। बनता किसके किसके बीच में है? पहली बात मेटल और नॉन मेटल के बीच में, या फिर जब हम क्या कहेंगे बेटा, हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव और हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिव के बीच में। और 4 कंडीशंस हमने क्या क्या पढ़ी? आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होनी चाहिए? लो। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होनी चाहिए? हाई। लैटिस एनर्जी क्या होनी चाहिए? हाई। और उनके बीच में इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस कितना होना चाहिए? 1.8 से ज़्यादा। अब अगली बात जो हम लोग चलते हैं वो चलते हैं बेटा लैटिस एनर्जी पर, और लैटिस एनर्जी को सीखने की कोशिश करते हैं। देखो लैटिस एनर्जी का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और हमें समझने की कोशिश करनी होगी। देखो कैसे। सबसे पहले हम लोग चलते हैं बेटा लैटिस एनर्जी पर। लैटिस एनर्जी क्या होती है समझते हैं। कहते हैं द एनर्जी रिलीज्ड when 1 mole of ionic compound form from its isolated gaseous ions the released energy is known as lattice energy। कहते हैं द एनर्जी रिलीज्ड, कहता है एनर्जी रिलीज हो रही है। कब हो रही है? जब 1 मोल आयनिक कंपाउंड बन रहा है। कहाँ से? उसके आइसोलेटेड गैसियस आयन से बन रहा है। तो हमने उसे नाम क्या दे दिया बेटा? लैटिस एनर्जी। अब जरा देखो, हमने यहाँ पर छोटा सा एग्जाम्पल लिखा Na, यहाँ पर लिखा Cl, लेकिन ये अभी एटम हैं, हमने इन्हें किस में लिख दिया? आयन में। हमने कहा जब ये दोनों मिलें लेकिन गैसियस कंडीशंस की बात कर रहे हैं और बन रहा है आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड कैसा होता है? सॉलिड। अमाउंट कितना होना चाहिए? 1 मोल। तो कहते हैं कि जो एनर्जी निकलती है उस एनर्जी को हम लोग बेटा क्या बोलते हैं? लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी निकलती है तो यहाँ पर डेल्टा एच हम कैसा कर दें बेटा? निगेटिव। यानी कि लैटिस एनर्जी भी हमारी क्या होगी? निगेटिव में होगी। एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, दिस इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो कहते हैं 1 मोल अमाउंट हमारा आयनिक कंपाउंड का बने, किससे? उनके कॉन्स्टिट्यूएंट गैसियस आयन से, और हम लोग वहाँ पर जो एनर्जी रिलीज करेंगे उसे क्या कहेंगे? लैटिस एनर्जी। क्या इतनी बात हमको सबको समझ में आई? पक्की डेफिनेशन हमको समझ में आ गई कि लैटिस एनर्जी क्या। अब जरा आगे की बात चलते हैं कि लैटिस एनर्जी डिपेंड किस पे करती है। कहते हैं डिपेंड्स अपॉन। अब बातें समझना। कहता है लैटिस एनर्जी 2 चीज़ों पर डिपेंड करती है। सबसे पहली चीज़ डिपेंड करती है चार्ज ऑन आयंस। कहता है जो आयन होते हैं उनके चार्ज पर डिपेंड करता है। कैसे डिपेंड करता है? सुनो। कहता है लैटिस एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस। जितना भी आयन के ऊपर चार्जेस होता है कैटायन और एनायन पे, उनके चार्जेस के मल्टीप्लिकेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। दूसरी बात होती है साइज ऑफ एटम। तो हम लोग साइज ऑफ एटम्स पे या साइज ऑफ आयंस पे चलते हैं, इनको देखते हैं। कहते हैं लैटिस एनर्जी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू कैटायन की साइज प्लस एनायन की साइज पे डिपेंड करती है। मतलब यहाँ पर तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब जिसका जितना ज़्यादा प्रोडक्ट होगा उतनी ज़्यादा लैटिस एनर्जी होगी। यहाँ पे हम कह रहे हैं कि साइज जिसकी जितनी कम होगी लैटिस एनर्जी उसकी उतनी ज़्यादा होगी। ओवरऑल अगर हमें प्रेजेंट करना है तो ओवरऑल हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं लैटिस एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपॉन R। यहाँ पर हमने कैटायन लिख दिया, यहाँ पर हमने एनायन लिख दिया। अब बात आती है कि हाउ टू कंपेयर लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी का कंपैरिजन हमसे पूछा जाता है। बहुत अच्छा सवाल होता है कि कंपेयर करें, तो हम आपको यहाँ पर कंपेयर करने का तरीका बता रहे हैं। कंपेयर करने का तरीका कहते हैं फर्स्ट कंपेयर विद
प्रोडक्ट ऑफ चार्ज। कहते हैं सबसे पहले प्रोडक्ट चार्ज का देखो, इफ दीज सेम, कहते हैं यदि ये सेम है देन गो विथ साइज। कहते हैं फिर साइज के साथ में जाना है, मतलब फर्स्टली हमको इसको देखना है और सेकंड इसको कंसीडर करना है, और देखते हैं कि कैसे कैसे कंसीडर करते हैं, हम आसानी से देखते हैं। फिर से याद करो कि सबसे पहले फर्स्ट कंपेयर किससे करते हैं, विथ प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस के साथ में, और कहते हैं इफ़ दिस सेम, अगर ये सेम आता है देन गो विथ साइज़। अब साइज़ के साथ में कैसे जाएंगे, ये सीखने की चीज़ है। तो बच्चों देखो हम लोग कैसे कैसे करते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पर लेते हैं, देखने की बात है। हमने यहाँ पर लिखा NaCl, फिर हमने यहाँ पे लिखा MgCl2, फिर हमने लिखा यहाँ पर AlCl3, और फिर हमने यहाँ पर लिखा SiCl4। एक उदाहरण है आसानी से, और लैटिस एनर्जी हमें सीखना है। तो हमने सबसे पहले कहा लैटिस एनर्जी हमें किससे देखना है, Q1 Q2 के मल्टीप्लिकेशन से। लैटिस एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2, पहले इसी से देखना है। अब बात आती है Na पे चार्ज +1 -1, Mg पे +2, क्लोरीन पे -1, Al पे +3 -1, यहाँ पर +4 -1। अब देखो बेटा 1 × 1 करो कितना आएगा, 1 आएगा। 2 × 1 करो बेटा कितना आएगा, 2 आएगा। यहाँ पर 3 × 1 करो बेटा कितना आएगा, 3 आएगा। यहाँ पर 4 × 1 करो कितना आएगा, 4 आएगा। कहने का मतलब जिसका चार्ज का मल्टीप्लिकेशन, चार्ज का प्रोडक्ट ज़्यादा होगा उसकी लैटिस एनर्जी ज़्यादा होगी। तो हमने यहाँ पर कह दिया ये सबसे ज़्यादा मैक्सिमम, तो हमने इसका कह दिया कि जो लैटिस एनर्जी है वो कैसी है, मैक्सिमम। और यहाँ पर बेटा लैटिस एनर्जी कैसी होगी, मिनिमम। ये हमारा पहला एग्जाम्पल है। अब यहीं पर हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो कल को हमने यहाँ लिखा है NaCl, यहाँ पर हमने लिख दिया बेटा MgO, हमने यहाँ पर लिख दिया Al2O3। बेटा बहुत अच्छा लगेगा, सीखना है और हमको आगे बढ़ना है। यहाँ पर देखो कुछ भी नहीं करना है, हमको सिंपल सा यहाँ पर चार्ज देखना, -1 +2 -2, यहाँ पर +2 और यहाँ पर +3 सॉरी, और यहाँ पर -2। प्रोडक्ट का मल्टीप्लिकेशन 1 × 1, 2 × 2, यहाँ पर 3 × 2। ये हो गया बेटा 6, ये हो गया 4 और ये हो गया 1। यानी कि किसकी लैटिस एनर्जी ज़्यादा, Al2O3 की लैटिस एनर्जी ज़्यादा। अब हमको सिंपल सी चीज़ सीखनी होती है कि कैसे कैसे हमें कंपेयर करना है लैटिस एनर्जी के बारे में। तो लैटिस एनर्जी अभी बेटा हम लोगों ने किससे देखा, यहाँ पर देखो सिंपल सा किससे देखा, यहाँ पर हमने किससे देखा, Q1 और Q2 के प्रोडक्ट से देखा कि Q1 और Q2 के प्रोडक्ट्स को देख लो, जिसका ज़्यादा होगा लैटिस एनर्जी उसकी क्या होगी बेटा, ज़्यादा होगी। अब आगे चलते हैं, आगे कुछ हम लोग एग्जाम्पल से देखेंगे, साइज़ पे कैसे डिपेंड करता है इसको देखते हैं। बहुत इम्पॉर्टेंट है, एक सवाल आता ज़रूर है, अभी कहो आपको तुरंत इसी एग्ज़ाम्स में 13 तारीख को ही एक क्वेश्चंस मिल जाए, तो क्यों ना हम लोग अपने आप को बेहतर तरीके से तैयार करके चलें और आगे बढ़ते चलें। अब देखो साइज़ वाले एग्जाम्पल्स के बारे में चलते हैं। LiCl, NaCl, हमने यहाँ पे लिख दिया KCl और हमने यहाँ पे लिख दिया बेटा RbCl। हमें अभी लैटिस एनर्जी को एक्सप्लेन करना है। हमने कहा यहाँ पर हम लोग किसको देखेंगे, सबसे पहले प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन, +1 -1 +1 -1 +1 -1, 1 × 1 1, 1 × 1 1, 1 × 1 1, यहाँ पर 1 × 1 1, यानी कि सभी का Q1 Q2 क्या है बेटा, सेम है। जब Q1 Q2 सेम आता है तो मैंने किस पे चलने को बोला था, साइज़ पे। अब ज़रा साइज़ पे देखो, सबसे अच्छी चीज़ है साइज़ में हम लोगों ने क्या देखा था, कैटायन की साइज़ प्लस एनायन की साइज़। एक बात बेटा देखो, टाइम खपाने की ज़रूरत नहीं, हमें देखना होता है कि जो कॉमन हो उसको छोड़ देना चाहिए। यहाँ कॉमन क्या है बेटा, क्लोराइड है, और अनकॉमन क्या है हमारा, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम और रिब्यूडियम। आपने देखा है कि जब हम किसी ग्रुप में चलते हैं, Li, Na, RbCs, यहाँ पर देखो ये ग्रुप है बेटा, तो कहते हैं जब ऊपर से नीचे चलते हैं तो साइज़ हमेशा क्या होती है, इंक्रीज़ करती है। तो हम समझ गए कि यहाँ पर लिथियम की साइज़ कम है कि ज़्यादा, तो हमने कहा कम। और अगर हम रुबिडियम की साइज़ को देखेंगे तो साइज़ क्या है बेटा, ज़्यादा। आपको पता है लैटिस एनर्जी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके होता है, साइज़, यानी कि यहाँ पर लैटिस एनर्जी क्या हो गई बेटा, कम, और यहाँ पर लैटिस एनर्जी क्या हो गई बेटा, ज़्यादा। तो हमने अगर ऑर्डर के बारे में बात की
तो ऑर्डर हमारा कुछ इस तरीके से होगा। बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स हैं और हमको ऐसे करके सीखना होगा कि लैटिस एनर्जी कैसे कैसे डिपेंड करती है। मान लो कल को हमें सल्फेट के एग्जाम्पल में देखना हो Li2SO4, Na2SO4 और K2SO4 को देखना हो, तो सबसे पहले बेटा हम लोग चार्ज पर देखेंगे। चार्ज पर हम लोगों ने देखा 1 into 2, 1 into 2, 1 into 2, देयर इज़ ओनली 2। अब हम लोगों को जब चार्ज का प्रोडक्ट सेम देखना है तो उसके पास हम किसके पास चलेंगे बेटा? साइज़। यहाँ का बेटा ईमानदारी से बताओ साइज़ कम, यहाँ का साइज़ ईमानदारी से बताओ बेटा ज़्यादा। और जब साइज़ ज़्यादा हो गया तो हमने कहा लैटिस एनर्जी क्या हो गई? कम, यानी कि लैटिस एनर्जी का करेक्ट ऑर्डर कुछ ऐसे होगा। बहुत इम्पॉर्टेंट है, हमको सीखना होगा। सबसे पहले किस पे सीखना है बेटा? बताओ ईमानदारी से, किस पे सीखना है बेटा? चार्ज का प्रोडक्ट। और चार्ज के प्रोडक्ट के बाद किसको देखना है बेटा? हमको बताओ किसको देखना है? साइज़ पे। ऐसे ही कल को मान लो हमसे कह दिया जाए B4C पे, इसको हम लोग नॉर्बाइड बोलते हैं, ऐसे ही हम लोग Bn के पास चलते हैं, बोरान के नाइट्राइड पे चलते हैं। अब हमसे पूछा जाए कि बताओ कैसे कैसे, तो हम कहेंगे B4C की लैटिस एनर्जी ज़्यादा होती है Bn से। यहाँ पर देखो +3 -3 का प्रोडक्ट है, यहाँ पर +3 और -4 का प्रोडक्ट। 4 3 कितना होता है बेटा? 12, 3 3 कितना होता है? 9। ईमानदारी से लग रहा है कि B4C हमारा वैसे नहीं लिखा हुआ है, लेकिन चार्ज की अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखेंगे तो B4C की लैटिस एनर्जी हमारी क्या होती है बेटा? ज़्यादा, लैटिस एनर्जी मोर ड्यू टू Q1 Q2। और यहाँ पर लैटिस एनर्जी हमारी क्या हो जाएगी बेटा? कम हो जाएगी। क्या हम लोग लैटिस एनर्जी के क्वेश्चंस निकाल सकते हैं कि नहीं? कहीं पर भी हमें प्रॉब्लम में नहीं आना है। मान लो कल को LIF, NAF और KF के बारे में पूछा जाए तो यहाँ पर देखो प्रोडक्ट तो सेम है, यहाँ का साइज़ कम है और यहाँ का साइज़ बेटा क्या है? ज़्यादा है। साइज़ कम यानी कि लैटिस एनर्जी ज़्यादा, हमने फटाक से यहाँ पर ऐसे करके लिख दिया। तो क्या हम लोग ऐसे क्वेश्चंस 100% कर सकते हैं कि नहीं? कल को मान लो यहाँ पर हमको NaCl और हमको CaO या फिर AlN के बीच में कंपेयर करना हो, बताओ किसकी लैटिस एनर्जी ज़्यादा? यहाँ पे +1 -1 +3 -3, और तो हम 3 3 9 कहेंगे, 1 1 कितना कहेंगे? 1। यानी कि बताओ किसकी ज़्यादा? तो हमने कहा इसकी लैटिस एनर्जी बेटा क्या हो गई? ज़्यादा। और यहाँ पर इसकी लैटिस एनर्जी बेटा क्या हो गई? कम। क्या इतनी बात सबको समझ में आ रही है कि नहीं? बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स हैं और हमें 100% लैटिस एनर्जी को समझना होगा। लैटिस एनर्जी के लिए 2 बातें हमने आपको बोली हुई हैं, बार बार कह रहा हूँ कि लैटिस एनर्जी एक किस पे डिपेंड करता है? चार्ज पे। दूसरा किस पे डिपेंड करता है? साइज़ पे। सबसे पहली प्रीडोमिनेटली कंडीशंस पर हमें किस पे डिपेंड कराना होगा? चार्ज पे डिपेंड कराना होगा। फिर दूसरा किस पे डिपेंड कराना होगा बेटा? साइज़ पे। कब? जब चार्ज हमारा सिमिलर आए, उसके बाद हम साइज़ को कंसीडर करते हैं। आगे बढ़ते हैं, फिर देखते हैं, बिल्कुल घबराना नहीं, देखते रहना आगे की बातें। अब अगली बात चलते हैं लैटिस एनर्जी के साथ में कुछ एप्लीकेशन। कहते हैं लैटिस एनर्जी हमारी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसको कंसीडर करते हैं? स्टेबिलिटी। लैटिस एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कंसीडर करते हैं मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। लैटिस एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हम लोग डिपेंड कराते हैं हार्डनेस। लैटिस एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हम लोग डिपेंड कराते हैं ओवरऑल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और फिर अगली बात करते हैं लैटिस एनर्जी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हम लोग चलते हैं सॉल्युबिलिटी। फिर अगली बात चलते हैं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वोलेटिलिटी। अब बात सबसे बड़ी चीज़ है, कहते हैं विद सम एक्सेप्शंस। कहते हैं वहाँ पर एक्सेप्शंस ज़रूर पाए जाते हैं। अब हम लोगों को दिमाग लगाना होगा। बेटा ये फिजिक्स नहीं है, ये मैथमेटिक्स नहीं है, ये केमिस्ट्री है। और केमिस्ट्री में हम लोग बहुत सारी चीज़ों को देखते हैं कि हम लोग फंडामेंटल लेकर के चलते हैं, लेकिन जनरली हमारा फंडामेंटल क्या होता है? कहीं कहीं ब्रेक हो जाता है। वो किसके कारण होता है? एक्सेप्शंस के कारण होता है। तो हमें याद रखना होगा। जैसे हम लोगों ने स्टेबिलिटी की बात की थी कि हमारा बताओ MgO ज़्यादा स्टेबल होता है कि Al2O3 ज़्यादा स्टेबल होता है? तो हमने कहा स्टेबिलिटी में ये ज़्यादा स्टेबल होता है, स्टेबल मोर। अब कैसे स्टेबल मोर? क्योंकि यहाँ पर +3 - 2, यहाँ पे +2 - 2।
यहाँ पर 4 प्रोडक्ट आ गया, यहाँ पर 6 आ गया, यानी कि लैटिस एनर्जी मोर हो गई, यहाँ की लैटिस एनर्जी क्या हो गई बेटा, कम हो गई, तो हमने कहा स्टेबल ज़्यादा हो गया। ये तो एक जनरल एग्जांपल है, लेकिन मैं अभी आपको कुछ एग्जांपल से दिखाऊंगा जिसमें एक्सेप्शनल कंडीशंस होती हैं और जो एग्ज़ाम्स में अक्सर पूछा जाता है। तो जरा देखते हैं, समझते हैं कैसे कैसे किन किन पॉइंट को देखो। सबसे अच्छी बात होती है, पूछा जाता है स्टेबिलिटी, खास करके थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ हैलाइड्स ऑफ फर्स्ट ग्रुप। फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स जो होते हैं उनके हैलाइड्स के बारे में होता है। हैलाइड्स में कौन कौन होते हैं? सबसे पहले फ्लोराइड, तो यहाँ पर हमने लिखा LiF, NaF, KF, RbF और यहाँ पर CSF, ये फ्लोराइड्स हैं। अगर हम इनको देखें तो यहाँ की लैटिस एनर्जी बेटा क्या होगी, ज़्यादा। क्यों? चार्ज का मल्टीप्लिकेशन सबका सेम। यहाँ पर साइज़ इसकी कम है, साइज़ कम होने के कारण लैटिस एनर्जी ज़्यादा, यहाँ पर लैटिस एनर्जी कम। और अगर हम लोग देखते हैं तो कहते हैं कि भैया इसकी थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर यही आता है। लेकिन जब हम लोग फ्लोराइड के बाद क्लोराइड पे आते हैं कि तो क्लोराइड पे बेटा KCl सबसे ज़्यादा, फिर इसके बाद सीजियम क्लोराइड आता है, ठीक है, फिर इसके बाद रुबिडियम क्लोराइड आता है, फिर इसके बाद सोडियम क्लोराइड आता है, फिर इसके बाद हमारा आता है LiCl। अगर हम लोग वहीं पर ब्रोमाइड की बात करें तो सबसे ज़्यादा सीजियम ब्रोमाइड, उसके बाद पोटेशियम ब्रोमाइड, उसके बाद Rb ब्रोमाइड, रुबिडियम का ब्रोमाइड, फिर NaBr आता है और उसके बाद आता है लिथियम का ब्रोमाइड। चौथा हैलाइड होता है आयोडाइड। यहाँ पर हम लोग लिथियम का आयोडाइड लिख रहे हैं, सोडियम का आयोडाइड लिख रहे हैं, पोटेशियम का आयोडाइड लिख रहे हैं, रुबिडियम का आयोडाइड लिख रहे हैं, सीजियम का आयोडाइड लिख रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ऑर्डर कुछ और ही है। मतलब अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि लैटिस एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी होता है, लेकिन यहाँ पर बेटा ऐसा है ही नहीं। अब बात आती है सर ये वेरिएशन ऐसा क्यों होता है? बेटा जितनी भी केमिस्ट्री है वो एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस को प्रूव करती है। मतलब हम लैब में जब हम लोग फॉर्मेशन किसी भी कंपाउंड का करते हैं उसकी स्टेबिलिटी को हम लोग वहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर अगर कल को रीज़न पूछा जाए तो हम बताएंगे ड्यू टू स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। बहुत अच्छा पेट क्वेश्चन है, पूछा जा चुका है और ऐसे ही हमको बताना होगा। तो कल को मान लो पूछ लिया जाए कि सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होता है, तो हमें ये ऑर्डर याद रखना होगा और एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की बात करनी होगी। ठीक, अगली बात, मान लो हमसे यहाँ पर CSF की बात की जाए, CSBr Cl की बात की जाए और यहाँ पर हम लोगों को CSBr की बात की जाए और यहाँ पर सीजियम आयोडाइड की बात की जाए, तो कौन ज़्यादा स्टेबल है? तो हम लोग कहेंगे सीजियम आयोडाइड। क्यों कहता है? बिकॉज क्लोज पैकिंग इन सॉलिड लैटिस। कहते हैं सॉलिड लैटिस, जो हम लोगों का लैटिस मतलब सॉलिड स्ट्रक्चर होता है, उसमें कैटायन और एनायन सीजियम प्लस और आयोडाइड माइनस बहुत अच्छे से क्लोज पैकिंग करता है, जिसके क्लोज पैकिंग होने के कारण इसकी स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा पाई जाती है। क्या इतनी बातें हमको 100% समझ में आई? आसानी से हम लोग कर लेंगे। हमने बेटा देखो एक्सेप्शनल कंडीशंस भी बताए 5 एग्जाम्पल्स, और हमने उसके पहले भी आपको 5 एग्जाम्पल्स दिखाए कि कैसे कैसे हम लोग लैटिस एनर्जी को कंपेयर कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, फिर देखते हैं। अगली बात हम लोग चलते हैं बेटा प्रॉपर्टीज़ पर। प्रॉपर्टीज़ ऑफ आयनिक कंपाउंड। तो अब जरा आयनिक कंपाउंड्स के प्रॉपर्टीज़ पे चलते हैं। सबसे पहला कहते हैं जो व्हाट इज़ द फिजिकल स्टेट। आपको पता है ये जनरली कैसे होते हैं बेटा? सॉलिड होते हैं, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर इनका बना होता है। दूसरी बात इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बात करते हैं, तो कहते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी में इनकी बहुत पुअर कंडक्टिविटी होती है। कहता है ओनली इन मॉल्टेन या फिर एक्वस सॉल्यूशन फॉर्म। कहते हैं एक्वस सॉल्यूशन फॉर्म में ये क्या करते हैं? शो करते हैं। कहते हैं बट इन वेरी लिटिल एक्सटेंट, कहते हैं बहुत छोटी मात्रा में ये अपना कंडक्टिविटी को शो करते हैं। मतलब सॉलिड स्टेट में ये अपनी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को शो नहीं करते।
अगली बात चलते हैं कंडक्टिविटी के बाद, यहाँ फिजिकल स्टेट कहते हैं ये कैसे होते हैं, हार्ड वन होते हैं, हार्डनेस पाई जाती है। अगली बात जब हम लोग चलते हैं यहाँ पर कहते हैं इनमें ब्रिटलनेस भी पाई जाती है। ब्रिटलनेस क्या होती है कि एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं और ये पीसेस में टूट जाता है, तो हम लोग कहते हैं उस सॉलिड पर कौन सी प्रॉपर्टी पाई जाती है, ब्रिटल प्रॉपर्टी। अगली बात हम लोग जब चलते हैं तो हम लोग कहते हैं कि इनका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट कैसा होता है बेटा, कहते हैं वेरी हाई होता है क्योंकि ये हार्ड सॉलिड होते हैं। उसके बाद हम लोग 6वें नंबर पर चलते हैं सॉल्युबिलिटी पे। ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसको हम अभी आपको बताने जा रहे हैं। तो पहले ये 5 प्रॉपर्टीज़ हम लोग दिमाग में रखेंगे। फिजिकल स्टेट कैसा होता है, सॉलिड होता है, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, क्लोज पैकिंग होती है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के सॉलिड स्टेट में बिल्कुल नहीं पाई जाती, लेकिन अगर मॉल्टन गलित अवस्था में हो या फिर एक्वस सॉल्यूशन फॉर्म में हो तो ये बहुत कम मात्रा में इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को शो करते हैं। कहते हैं ये हार्ड इन नेचर होते हैं, इनमें ब्रिटलनेस प्रॉपर्टी पाई जाती है और मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्या होती है बेटा, बहुत हाई होती है। अब हम लोग सॉल्युबिलिटी को चलते हैं, देखते हैं। अब बेटा देखो सॉल्युबिलिटी को समझना, सॉल्युबिलिटी को इसलिए ज़्यादा अच्छे से हम लोग समझेंगे क्योंकि एक क्वेश्चन इस सॉल्युबिलिटी से भी आता है। तो कहते हैं देखो सॉल्युबिलिटी कैसे, दुनिया का नियम, अपन लोगों का भी नियम, लाइक डिज़ोल्व लाइक, मतलब जैसे को तैसा, मतलब जैसा नेचर होता है वैसे ही आपस में घुलते हैं। तो हमको ये लाइक डिज़ोल्व लाइक को समझना है। आपने देखा होगा कि जो हमारे आयनिक कंपाउंड होते हैं ये कैसे होते हैं, पोलर कंपाउंड होते हैं। अगर इनको घोलना है तो किसकी ज़रूरत होगी, सॉल्वेंट की ज़रूरत होगी। तो कहते हैं आयनिक कंपाउंड या फिर पोलर कंपाउंड किस में डिज़ोल्व होते हैं, डिज़ोल्व इन पोलर सॉल्वेंट में। अब बात करते हैं पोलर सॉल्वेंट क्या होते हैं। चलो ज़रा हम लोग सॉल्युबिलिटी को एक अलग रूल से देखते हैं। कहते हैं सॉल्युबिलिटी डिपेंड्स अपॉन 2 फैक्टर्स। कहते हैं मेनली 2 फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। तो ज़रा देखने की कोशिश करो। सबसे पहले मैं लिखने जा रहा हूँ डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट कैसे डिपेंड करता है, अब इसको समझो। बहुत आसानी से शांत चलते हैं, कुछ हम जल्दी भी बोलते हैं, क्यों, क्योंकि हमें फटाफट टॉपिक को क्लियर भी करना है और हमें अच्छे से सीखना भी है। तो चला डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट को देखते हैं बेटा। हमने अभी कूलम्बिक फोर्स की बात की थी, तो कूलम्बिक फोर्स का फार्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 अपॉन R²। 2 अपोजिट चार्जेस की वैल्यू है, उनके बीच की जो डिस्टेंस होती है उस पर डिपेंड करती है। लेकिन ये जो K है, ये K हमारा क्या बताता है, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट बताता है। अब कहते हैं भैया ये डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या किसके लिए यूज़ करते हैं। कहते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट किसके लिए होता है, फॉर मीडियम के लिए, या फिर किसके लिए होता है, सॉल्वेंट के लिए जिसमें ये घोला जाता है। कहते हैं इसका काम क्या करता है। कहते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के वीकेंस द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। कहता है ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को क्या करता है बेटा, कम करता है बिटवीन अपोजिट चार्जेस डिसॉल्व इन सॉल्वेंट। कहते हैं जो सॉल्वेंट में घोले जाते हैं उन अपोजिट चार्जेस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को क्या करता है, कम कर देता है। छोटी सी बात समझना, एग्जाम्पल के तौर पर ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा तो शायद हमें अच्छा लगेगा। सबसे पहले अल्कोहल कि 2 वैरायटी मैंने रिप्रेजेंट कर दी है, यहाँ पर मैंने ईथर को भी रिप्रेजेंट कर दिया। वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बच्चे को पता होता है 81 होता है, 35 है, 27 है, यहाँ पर 4.1 है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इसका मैक्सिमम है, इसका क्या है बेटा, मिनिमम है। तो आपने देखा होगा कि पानी को जनरली हम लोग बहुतायत में जितने भी सॉल्यूट होते हैं उनको घोलने के लिए यूज़ करते हैं। ये क्या है, ये हमारे सॉल्वेंट हैं बेटा। कहते हैं जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जितना ज़्यादा होगा, इसकी वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी, फोर्स क्या लगेगा उतना कम। तो कहता है
के मैक्सिमम तो फोर्स कम, कहता है के क्या कर देगा, वीकेंस कर देगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अपोजिट चार्जेस, डिसॉल्व इनटू सॉल्वेंट। तो अब हम कहेंगे के मैक्सिमम, तो हम इसको कह देंगे ये क्या होता है बेटा, गुड सॉल्वेंट की तरह से यूज़ होता है। और आपने पढ़ा होता है कि वाटर क्या होता है, यूज़ होता है एज यूनिवर्सल सॉल्वेंट। आपने जितनी भी केमिकल इंडस्ट्रीज़ देखी होंगी, अधिकतर बहुत जगह हमने देखा है कि वाटर को कैसे यूज़ करते हैं, सॉल्वेंट के तौर पर यूज़ करते हैं, गुड सॉल्वेंट। तो अब हमको समझना होगा कि अगर आयनिक कंपाउंड को घोलना है तो सबसे अच्छा हमारा सॉल्वेंट बेटा कौन होगा, ईमानदारी से बोलो कौन होगा, वाटर होगा, उसके बाद कौन होगा, मीथेनॉल होगा, उसके बाद इथेनॉल, और सबसे पुअर कौन होगा बेटा, डाईमेथिल ईथर हो जाएगा। क्या इतनी बात सबको समझ में आई? तो सबसे पहला फैक्टर हमारा किस पे डिपेंड किया, के पर, किसके लिए, सॉल्युबिलिटी के लिए। अगली बात चलते हैं, फिर देखो तो सबसे अच्छी बात रही कि बेटा बताओ आयनिक कंपाउंड किस में घुलेंगे, पोलर सॉल्वेंट में। और पोलर सॉल्वेंट में क्या हेल्प करता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हेल्प करता है। इसी कारण वाटर हमारा कैसा होता है बेटा, यूनिवर्सल सॉल्वेंट के तौर पर यूज़ किया जाता है। अगली बात चलते हैं सेकंड प्रॉपर्टी पे, सेकंड फैक्टर जो डिपेंड करता है वो है बेटा सॉल्वेशन या फिर हाइड्रेशन। अब सॉल्वेशन और हाइड्रेशन को कैसे समझेंगे, समझने की कोशिश करो। कहते हैं इफ़ सॉल्युबल है तो हमारी कंडीशन है हाइड्रेशन एनर्जी ग्रेटर देन लैटिस एनर्जी। कहते हैं इनसॉल्युबल की बात करनी होगी तो इनसॉल्युबल में हमें क्या समझना है, लैटिस एनर्जी ग्रेटर देन हाइड्रेशन एनर्जी। अभी हमने अच्छे से लैटिस एनर्जी को सीखा, लैटिस एनर्जी के साथ में अब हम किसको डिस्कस करने जा रहे हैं, हाइड्रेशन एनर्जी को। जरा समझना बेटा, कहते हैं सॉल्वेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हाइड्रेशन, हाइड्रेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हाइड्रेशन एनर्जी दैट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ कैटायन एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज डेंसिटी। यहाँ पर हम चार्ज डेंसिटी की बात बाद में करेंगे, अभी आसान सी चीज़ सीखें जिससे हमारे दिमाग में बैठ जाए। मतलब जिस साइज़ कैटायन का जितना कम होगा हाइड्रेशन एनर्जी उतनी ज़्यादा होगी, उसका हाइड्रेशन उतना ज़्यादा होगा, सॉल्वेशन उतनी ज़्यादा होगी, यानी कि सॉल्युबिलिटी भी इसी बात को दोहराने की कंडीशन होगी। तो अब ज़रा हम लोग चलते हैं, दो बातों को सीखते हैं, कहाँ पर हमको लैटिस एनर्जी और हाइड्रेशन एनर्जी को कंसीडर करना। तो हम लोग इसी को यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके कर दें, सॉल्युबिलिटी के। दूसरी बात कहते हैं लैटिस एनर्जी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल या फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपॉन किसको कर दें, साइज़। और यहाँ पर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल बेटा किसके कर दें, सॉल्युबिलिटी के। दो बातें हमको समझनी है, लेकिन हमको दोनों को कंपेयर करना होगा कि कहाँ पर लैटिस एनर्जी को कंसीडर करते हैं और कहाँ पर हाइड्रेशन एनर्जी को कंसीडर करते हैं। इसके लिए सिर्फ दो पॉइंट दिमाग में रखनी है। पहला पॉइंट देखो, कहते हैं कि यदि हमारा कॉमन आयन इज स्मॉल, छोटा हो, कैसे सोचो, लाइक में चल रहे हैं लिथियम प्लस Na प्लस, यहाँ पर H माइनस, O2 माइनस, यहाँ पे F माइनस, OH माइनस, ये सब हमारे क्या हैं बेटा, बहुत छोटे छोटे आयन्स हैं। और उसके बाद ऐसे ही हम बेरिलियम की बात करें, मैग्नीशियम की बात करें, कैल्शियम की बात करें, ऐसे ही हम ETC की बात करें, जो छोटे छोटे होंगे वहाँ पर हमें लैटिस एनर्जी कंसीडर करनी होगी फॉर सॉल्युबिलिटी। बिल्कुल कसम खानी है कि कहाँ पर आपको देखना है, कहाँ पर किस चीज़ को कंसीडर करना है। हमने दोनों बातें सिखाई आपको, लैटिस एनर्जी की भी बात सिखाई, हाइड्रेशन एनर्जी की भी बात बताई। आपको कहाँ पर कौन सी चीज़ कंसीडर करनी है। जहाँ पर कॉमन आयन छोटा होगा, मैंने इतने सारे कॉमन आयन लिख दिए, वहाँ पर लैटिस एनर्जी आपको क्या करनी है बेटा, छोटी छोटी सॉल्युबिलिटी को कंसीडर करना होगा। दूसरी बात कहते हैं इफ़ कॉमन आयन इज़ लार्ज, कहते हैं अगर कॉमन आयन लार्ज है तो कहते हैं लाइक कैसे, यहाँ पर बेटा हम लोगों ने कार्बोनेट देखा है, कार्बोनेट के बाद सल्फेट देखा है, फॉस्फेट देखा है, नाइट्रेट देखा है, यहाँ पर देखते चलो, यहाँ पर हम सीजियम की बात कर सकते हैं, रुबिडियम की बात कर सकते हैं,
सल्फाइड की बात कर सकते हैं, ब्रोमाइड की बात कर सकते हैं, आयोडाइड की बात कर सकते हैं। कहते हैं यहाँ पर हमको हाइड्रेशन एनर्जी कंसीडर करनी है फॉर सॉल्युबिलिटी। हमारी सवालों को बिल्कुल आसान सी भाषा में ऐसे समझना होगा कि कहाँ पर कितनी चीज़ें देखनी है। अगर ये बेटा आप देख रहे हो तो आप सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर बहुत अच्छे से कर लोगे। अब ज़रा मैं कुछ क्वेश्चन धांसू दिखा रहा हूँ और आप बिल्कुल घबराना नहीं, सॉल्युबिलिटी ऑर्डर को कैसे देखा जाता है। सबसे पहले मैं सेकेंड ग्रुप में चलता हूँ। बेरिलियम के ऑक्साइड, मैग्नीशियम के ऑक्साइड, यहाँ पर कैल्शियम के ऑक्साइड और स्ट्रांसियम के ऑक्साइड, बेरियम के ऑक्साइड, ऐसे ही बेरिलियम के सल्फाइड, मैग्नीशियम के सल्फाइड, कैल्शियम के सल्फाइड, स्ट्रांसियम के सल्फाइड, बेरियम के सल्फाइड, ऐसे ही बेरिलियम का सल्फेट, मैग्नीशियम का सल्फेट, ऐसे ही कैल्शियम का सल्फेट, ऐसे स्ट्रांसियम का सल्फेट, यहाँ पर बेरियम का सल्फेट। बेटा देखते जाओ कितना मज़ेदार है। हम लोग इसको सिर्फ़ और सिर्फ लर्न करते थे, याद करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। हम लोगों की उम्र ज़्यादा हो गई है और हम लोगों को अब दिमाग चलाना होगा, सीखना होगा कि कहाँ पर कैसे कैसे हमको देखना है। अब देखो बेटा, ये 4 बातें हम लोगों को समझ में आ रही हैं। चलो 3 एग्जाम्पल्स को ही देख लेते हैं, फिर आगे चौथे को हम लिखते हैं। सबसे पहली चीज़ हमने कहा कॉमन कौन है बेटा। यहाँ पर ऑक्साइड, ऑक्सीजन हमारा क्या है, कॉमन है। ये स्मॉल है कि बड़ा है, हमने कहा स्मॉल है। और जब स्मॉल होता है तो किसको देखना होता है, लैटिस एनर्जी को कंसीडर करना होता है। और लैटिस एनर्जी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके होता है, साइज़ के होता है। यहाँ पर साइज़ क्या है बेटा, स्मॉल है, लैटिस एनर्जी ज़्यादा है। और अगर लैटिस एनर्जी ज़्यादा है तो सॉल्युबिलिटी क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, क्योंकि लैटिस एनर्जी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल सॉल्युबिलिटी। तो ये हमारा सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर। कॉमन आयन कौन है बेटा, सल्फाइड है कॉमन, और कॉमन है तो ये क्या है, लार्ज है। जब लार्ज है तो हमें हाइड्रेशन एनर्जी को कंसीडर करना है। और हाइड्रेशन एनर्जी में हमने कहा कि साइज़ ऑफ कैटायन जितना छोटा होगा सॉल्वेशन उतना ज़्यादा। यहाँ पर ये छोटा है, सॉल्वेशन ज़्यादा है, यानी कि सॉल्युबिलिटी ज़्यादा। देखो चट चट आंसर निकलेंगे, बिल्कुल चटचटाते हुए, कहीं किसी भी तौर पर प्रॉब्लम नहीं होगी। अगली बात कहते हैं कॉमन आयन कौन है बेटा। यहाँ पर देखो सल्फेट है, लार्ज है कि स्मॉल है, लार्ज है। यहाँ पर किसे कंसीडर करना होगा, हाइड्रेशन एनर्जी को। अगर ये बेटा स्मॉल है तो हाइड्रेशन एनर्जी क्या होगी, जाहिर सी बात है ज़्यादा है। और जिसकी हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा उसकी सॉल्युबिलिटी भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। क्या ईमानदारी से आपको इतनी बातें समझ में आई कि नहीं। कितने भी एग्जाम्पल लिखते चले जाओ, कहीं पर भी तुम्हें किसी भी तौर पर परेशानी नहीं होनी चाहिए। अगर यहाँ पर हमने बेरिलियम का हाइड्रोक्साइड लिख दिया, यहाँ पर हमने मैग्नीशियम का हाइड्रोक्साइड लिख दिया, कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड लिख दिया, हमसे पूछा गया कॉमन आयन कौन है बेटा, OH माइनस, स्मॉल है कि लार्ज, स्मॉल है। जब लैटिस एनर्जी की बात आ गई तो फिर हमें तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ये साइज़ में कम है, साइज़ में कम होने के कारण लैटिस एनर्जी ज़्यादा, यानी कि सॉल्युबिलिटी हमारी क्या हो गई, कम। यानी कि सॉल्युबिलिटी ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाने पर बढ़ती है। देख लो इधर बढ़ रही है, इधर घट रही है। क्यों, क्योंकि हमें कंसिडरेशन करना। दीज 2 पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। जिन्होंने इसको सीख लिया, मतलब कितने क्वेश्चंस आप कर सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे ही 20 सवाल आप लोग इसी मद्देनज़र रखते हुए सॉल्युबिलिटी को कर सकते हो। तो क्या बच्चों बताओ, आज के दिन हमने आपको क्या क्या आयनिक कंपाउंड में सिखाया, लैटिस एनर्जी मेनली सिखाई, और दूसरी चीज़ क्या सिखाई बेटा आपको, हमने सॉल्युबिलिटी को सिखाया। ये सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर 100% एक आपको क्वेश्चंस देगा और आपको इससे अपने आप को अच्छी रैंक लाने में मदद मिलेगी। तो आज हम लोग इसी को यहीं पर कंसीडर करते हैं। अगले टॉपिक पे हम फजान रूल को आपको सिखाएंगे। फजान रूल भी बहुत अच्छा टॉपिक होगा, अलग से उसको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। तो आज की बात यहीं है, फिर एक नए वीडियो के साथ में आएंगे। तो आप ज़रूर इसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास जाए, ये ज्ञान सबको समझ में आए। फिर से बार बार कह रहा हूँ कि सॉल्युबिलिटी का एक सवाल ज़रूर आता है, लैटिस एनर्जी का एक सवाल ज़रूर आता है। मैं आपके सारे क्वेश्चंस को आपके मजबूत करने के लिए आगे बढ़ रहा हूँ। तो आप भी मेरे साथ आइए, ज्वाइन करिए, जुड़िए और बेहतर करिए। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।